क्लास वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स की थी 14.4 14.5 एंड 14.6 मींस पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन की हमने दो प्रॉब्लम्स की थी। ठीक है, जो सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन जो दो हमने टॉपिक किए थे, ठीक है, उनके नीचे दो एग्जांपल्स थी, उनके साथ बिल्कुल उन्हीं के सिमिलर ये प्रॉब्लम्स थी दोनों। ठीक है बच्चों, उसके बाद आज हमें न्यू प्रॉब्लम करनी है। लास्ट प्रॉब्लम है ये 14.7 इस चैप्टर की। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 14.7 तक हमने प्रॉब्लम्स करनी है। तो 14.7 हम स्टार्ट करते हैं। 14.7 की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट एंड 100 वाट, यानी कि एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है कि 220 इसका जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट है और इसकी पावर कितनी है, 100 वाट पावर है इसकी। ठीक है, वो कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, ठीक है, स्प्रिंग टाइप, इस तरह का एक स्प्रिंग लगा होता है बल्ब के अंदर, ठीक है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, जो फ्यूज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। वो कहते हैं कि इस फिलामेंट की आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इफ आगे दूसरे पार्ट में वो कहता है कि इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, कि अगर हम बल्ब को डेली 5 घंटे तक यूज करें, ठीक है, एक दिन में 5 घंटे उसको यूज करें, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ। ठीक है, वो कहता है कि एक महीने में, अब एक दिन में कितनी देर उसको चलाना है बल्ब को, 5 घंटे, ठीक है, एक दिन में। और एक महीने में वो कहता है एक महीना इसको हमने डेली 5-5 घंटे तक चलाना है। ठीक है, तो एक महीने में जितनी ये एनर्जी कंज्यूम करेगा बल्ब, ठीक है, वो हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में उसने हमें क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विथ 220 वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू में दी हुई है, V कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है, पावर कितनी है, 100 वाट, 100 वाट पावर है बल्ब की। वो कहते हैं कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली। एक दिन में कितने घंटे यूज होता है, दिन का टाइम दिया उसने फॉर 1 डे। एक दिन में टाइम कितना लगता है बल्ब को, 5 आवर्स, ठीक है, 5 घंटे। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ। ठीक है, डेज कितने हैं, 30 डेज हैं, 30 डेज है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड क्या लिख लेते हैं। हमने रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट फाइंड करनी है कि जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। और अगर हम एक बल्ब को, ठीक है, एक माह के अंदर जितनी बल्ब एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है, अगर हम उसको डेली 5 घंटे तक चलाएं तो एक महीने में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो एनर्जी हमने फाइंड करनी है। W कह लें या E कह लें इसको, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू जो पावर का फार्मूला है, पावर किसकी इक्वल होती है, हमने इसी चैप्टर की एक ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी 14.3, ठीक है, उसमें भी हमने पावर कैसे कैलकुलेट की थी, P इज इक्वल टू पावर का फार्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू किसके होता है, VI के। ठीक है, अब इस फार्मूले को हम मजीद इसको मॉडिफाई करते हैं। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू किसके होता है, V इज इक्वल टू
आई आर के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू आई आर। तो इस v की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। सो p इज इक्वल टू v की जगह पे क्या लिखेंगे, आई आर, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, आई, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। v की वैल्यू पुट कर दी और i को ऐसे ही लिख दिया हमने। अब i मल्टीप्लाई बाय आई, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। सो ये किसका फार्मूला है, पावर का फार्मूला है। अब देखिए यहां से i की वैल्यू फाइंड करें, i किसके इक्वल होगा, v ओवर r के, v ओवर r इज इक्वल टू i, ठीक है। यहां पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, i की, r इधर आके डिवाइड हो गया तो i की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस इक्वेशन में मैं कह देता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 में i की वैल्यू पुट करें, ये वाली v ओवर r, ठीक है। इसमें ये जो v लिखा हुआ है, इस v की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। सो p इज इक्वल टू आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, v ओवर r, v ओवर r का स्क्वायर, ठीक है, v ओवर r का स्क्वायर, और साथ क्या है r, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r, ये वाला r, तो ये स्क्वायर इस r के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, v स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू p। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस की, यानी कि r की। तो हम क्या करेंगे, r को इधर ले जाएंगे और p इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। r इधर मल्टीप्लाई मींस r इज इक्वल टू, और p इधर आके डिवाइड v स्क्वायर ओवर p, ठीक है बच्चों। अब सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। r इज इक्वल टू, v की वैल्यू कितनी है, 220, 220 को किससे डिवाइड करना है, 220 को डिवाइड करना है p की वैल्यू से। p की वैल्यू क्या है, 100, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। 220 को 100 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आंसर आएगा वो उसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, सॉरी v स्क्वायर है, ये v है, तो v का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 220 का स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 100 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम। v का स्क्वायर था, v की वैल्यू कितनी है, 220, हमने v की वैल्यू 220 लिखी और साथ ऊपर से उसका क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, और डिवाइडेड बाय p की वैल्यू 100 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना भी स्क्वायर आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 100, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी स्क्वायर की, उसको 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और साथ यूनिट क्या आएगा, ओम, ठीक है बच्चों। अब रेजिस्टेंस फाइंड हो गई है। अब हमने दूसरा पार्ट क्या फाइंड करना था, हमने एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि जिसमें हम जो बिजली का बिल है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उससे ऊपर एक फार्मूला लिखा होता है कि एनर्जी इन किलोवाट आवर। मैं पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर है 107। 107 पे फार्मूला लिखा हुआ है कि जब हम द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है, पेज नंबर 107 पे लिखा हुआ है। सो एनर्जी का फार्मूला क्या है, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, और डिवाइड किसके किसके साथ कर देना है, 1000 के साथ डिवाइड कर देना है।
अब देखिए पावर कितनी थी हमारे पास, 100 पावर है, 100 लिख ली हमने, ठीक है। वाट पावर का यूनिट है ना, तो कितनी पावर थी 100 वाट, तो 100 हमने वाट की वैल्यू पुट कर दी है पावर की। अब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, टाइम। अब देखिए एक दिन में कितने घंटे यूज होता है, 5 घंटे, ठीक है। 30 दिन में कितना यूज होगा, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है, यानी कि 150 आवर्स, ठीक है। अगर एक दिन में 5 घंटे बल्ब ऑन रहता है तो एक महीने में कितने घंटे बनेंगे, 150 आवर्स बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे टाइम की। तो टाइम कितना है, एक दिन में 5 घंटे होता है, 5, और हमने कितने दिनों की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एक मंथ की, यानी कि 30 डेज की। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 30 और डिवाइड किसके साथ करना है, आंसर को 1000 के साथ, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, वो आपकी एनर्जी आ जाएगी, जो भी आंसर आएगा इन किलोवाट आवर्स में, ठीक है। एनर्जी इन किलोवाट आवर्स में आ जाएगी, ठीक है। ये आपने खुद करना है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, फिर इन दोनों का जो आंसर है उसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास एनर्जी इन किलोवाट आवर्स में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो बस हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी थी। एक दफ़ा मैं एक्सरसाइज का जो स्मार्ट सिलेबस है वो मैं लिख देता हूँ दोबारा फिर से, ठीक है, उसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल की ये जो प्रैक्टिस है वो आपने लाजमी करनी है। एक्सरसाइज का स्मार्ट सिलेबस मैं आपको लिख के दे देता हूँ, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, ठीक है, वो हमने कौन से करने हैं, एमसीक्यूज हमने करने हैं 1 to 9, ठीक है, 1 से लेके 9 तक हमने सारे एमसीक्यूज करने हैं, हाँ जी, 1 to 9, यानी कि सारे इसमें एमसीक्यूज इंक्लूड है, इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है, यानी कि 1 to 9। इसके बाद अगर रिव्यू क्वेश्चंस की बात करें, एमसीक्यूज हो गए हमारे, रिव्यू क्वेश्चंस, रिव्यू क्वेश्चंस वो मैं लिख देता हूँ 14.1, 14.1 करना है, ठीक है, 14.2 नहीं करना, 14.3 व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ईएमएफ, हाँ जी 14.3 करना है। इसके बाद 14.4 भी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक्सप्लेन ओम्स लॉ, हाँ जी करना है 14.5, 14.6 भी करना है। उसके बाद 14.7 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, 14.7 नहीं करना, ठीक है। 14.8 एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस व्हाट इज जॉल्स लॉ, हाँ जी ये भी करना है 14.8। ये बच्चों अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ डेफिनेशन और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप A to Z सारा लिखेंगे, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी डेफिनेशन, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म की डेरिवेशन है वो भी लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, लॉन्ग क्वेश्चन में सारे का सारा क्वेश्चन लिखना है। 14.8 हो गया। उसके बाद 14.9 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी, ये नहीं करना। 14.10 डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पैरेलल, हाँ जी करना है 14.10। उसके बाद डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ जी 14.11 भी करना है।
बस यहाँ तक हमने ये रिव्यू क्वेश्चंस करने हैं। 14.1 करना है, 14.3, 14.4, 14.5, 6, 8, 10 एंड 11, ये हमने रिव्यू क्वेश्चंस में से करने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। इसके बाद अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो हमें पता है 14.1 से लेके 14.1 से लेके 14.7 तक करने हैं, ठीक है। 14.1 से 14.7 तक स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है। ये हमारा चैप्टर नंबर 14 का स्मार्ट सिलेबस है एक्सरसाइज का। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। पेज नंबर मैंने बता दिए थे जब आपने रिव्यू क्वेश्चंस किए थे, हर क्वेश्चन का मैंने पेज नंबर आपको लिखवा दिया था, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर का जस्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर नंबर 15, बच्चों चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए हमें इसके नाम से ही पता चलता है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब क्या होता है, मींस करंट की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है ना, तो उसने इलेक्ट्रो लिखा हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। आगे मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है। मैग्नेटिज्म का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, डिटेल से उनको स्टडी करना है। यानी कि करंट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। चैप्टर का जो नेम है, जो टाइटल है, उसको हमने एक्सप्लेन किया है। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, करंट है, और मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कि करंट की हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसको हमने क्या करना है, डिटेल के साथ स्टडी करना है, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी जो इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ सबसे टॉप पे पेज नंबर 119, उस पर लिखा हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। कि करंट की वजह से जो मैग्नेट में या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे जो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है करंट की प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हमने डिस्कस करना है। द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी वाइड, ठीक है। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो एप्लीकेशन है साइंस में वो बहुत ज़्यादा है। मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक मीटर्स आर बेस्ड ऑन द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर्स। कि जो हमारी मोटर्स होती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, ठीक है, वाटर पंप्स, ये किसकी वजह से किसकी बेस पे ये काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। करंट पास करता है, करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल घूमना शुरू हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, मोटर चलना शुरू हो जाती है। जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वायर्स नियर वेरी लार्ज मैग्नेट्स, ठीक है। तो बच्चों इसका सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सिर्फ ये टर्म्स को आपने याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, ठीक है। एमसीक्यू इसमें से आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। बाकी जो इसके जो टॉपिक्स हैं मेन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टडी करंट, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज तक जितना आपने पढ़ा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट में बता दीजिएगा, उसका आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।